हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लास है। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम जो है एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको एम्स और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है टॉपिक को सिलेक्ट करके पढ़ा रहा हूं। तो अभी हमने जो है 11 क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है जो आपका लास्ट वन चैप्टर है न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें जो है न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम में मैंने एक टॉपिक को सिलेक्ट किया है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, जैसे न्यूरॉन के बारे में, प्लेन पोलराइज मेम्ब्रेन क्या होती है इस बारे में। तो हम वहीं से इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने पिछले लेक्चर को देखना तब इसको देखना है ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। और अगर फ्रेंड आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिए और डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने स्टडी ग्रुप में इसे सर्कुलेट करिए, उनको भी रिकमेंड करिए ताकि जो मेरी एनर्जी लग रही है उसका मुझे रियल वेटेज मिल पाए। तो यहाँ देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में अगर एक कोई प्लेन पोलराइज मेम्ब्रेन होगी तो उसमें एक नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्ज होता है, और जब ये नेट नेगेटिव और नेट पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसको हम पोलराइज मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसका एग्जांपल एक्सोलेमा है, जिसका एग्जांपल ये डेंड्रॉन से रिलेटेड ये जो मेम्ब्रेन है न्यूरिलेमा है, और जो सार्कोलेमा होती है मसल्स की मेम्ब्रेन, वो भी इसी तरीके प्लेन पोलराइज होती है। इसी वजह से ये मसल तक अपने सिग्नल को पहुंचा पाते हैं, ये वहाँ पे अपने सिग्नल को पहुँचा पाते हैं। जैसे देखिए, बात ये है कि जो नर्व इम्पल्स है ना, जो ये सिग्नल है, ये एक इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में होता है, ये एक करंट होता है। तो इतना तो आपने करंट, इलेक्ट्रिसिटी और उसमें पढ़ रखा है फिजिक्स में कि करंट का फ्लो तभी कोई चीज़ करता है जब उसमें जो है पोलरिटी हो, करंट को कैरी करने वाली चीज़ें हों। चाहे उसमें जैसे कोई वायर अगर इलेक्ट्रिक करंट को उसका कंडक्शन करता है तो उसकी वजह क्या होती है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई इलेक्ट्रोलाइट का सलूशन करता है तो उसमें फ्री आयन होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से, और वो एक पर्टिकुलर स्टेज में होने चाहिए, मतलब करंट तभी फ्लो होगी जब उनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी तो करंट फ्लो होती है ना। जैसे करंट फ्लो होने का मतलब हमेशा होता है पोटेंशियल डिफरेंस होना। पोटेंशियल का मतलब क्या है, जैसे ग्रेडियंट, जैसे आप देखिए कि मेरे दोनों हाथों को इसकी जो पोजीशन है, इसे अगर हाई ग्रेडियंट मान लें और इस वाले को लो ग्रेडियंट मान ले, तो अगर कोई भी चीज़ इस पे रख दे, करंट का एक ही थ्योरी है। अगर मान लीजिए इस हाई ग्रेडियंट पे यहाँ अब एक वाटर बोतल रख लें और उसमें एक जो छेद कर दें, तो पानी लो ग्रेडियंट नीचे की तरफ फ्लो होगा, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि जब ये हाई ग्रेडियंट में है तो ये एनर्जी को होल्ड किए हुए है इन कंपेरिजन टू लो ग्रेडियंट, और वही एनर्जी पानी के मूवमेंट को नीचे ले आती है। अगर आपको नीचे से पानी ऊपर भेजना होगा तो कोई पंप की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप अगेंस्ट ग्रेडियंट कर रहे हैं। यहाँ वाटर का फ्लो होगा तो वाटर की करंट बोलेंगे। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है या इलेक्ट्रिक करंट में जो एनर्जी फ्लो होती है तो उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और अगर हीट फ्लो होती है तो आप बोलते हैं हीट करंट, ठीक है। तो सारी करंट में खास बात यह है कि वहाँ पे पोटेंशियल होना चाहिए, और पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से ही करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ वो कंडीशन आपको मिल गई। प्लेन पोलराइज मेम्ब्रेन में देखिए बाहर पॉजिटिव है और अंदर एक निगेटिव है, तो इसकी वजह से पोलराइज होने की वजह से अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट इस पे अप्लाई किया जाएगा तो ये उसको कंडक्शन करेगा, क्योंकि इसकी स्टेट जो है पोलराइज नेचर की है और ये सूटेबल होगा करंट को कैरी करने के लिए। अब नॉर्मल जो सेल होती है उसमें ये कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन, जैसा मैंने आपको बोला कि वो जो है नॉन पोलराइज मेम्ब्रेन होती हैं। तो जब वो नॉन पोलराइज मेम्ब्रेन होती हैं तो उन पे इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता है। जैसे हमारे बॉडी में
जो आपकी मसल्स हैं, मसल्स में ही आपके नर्व का सिग्नल मसल्स में ही जाता है। अब मसल्स में जा रहा तभी तो आप हाथ को इस तरीके से मूव कर पा रहे हैं। जैसे हाथ को आप इस अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस मूवमेंट की मेन वजह क्या है? मसल में कॉन्ट्रैक्शन। मसल में कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ होगा? क्योंकि नर्वस सिस्टम से वहाँ सिग्नल आया होगा। तो नर्वस सिस्टम का सिग्नल कैसा है? इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल किस चीज़ में पास होगा? जो इलेक्ट्रिक के लिए कंडक्टेबल हो, जो इलेक्ट्रिक के लिए जो फेवरेबल हो। ठीक है, तो आपकी जो मसल फाइबर हैं वो भी इसी तरीके से पोलराइज होती हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर सकती हैं। इसी वजह से आपका नर्वस सिस्टम डिफरेंट मसल फाइबर से जुड़ा हुआ है और हर मसल में हम मूवमेंट दे पाते हैं, जिससे हमारे ओवरऑल ऑर्गन, लिम्स ये सब मूव करते हैं। ठीक है, इवन आपके जो पेरिस्टाल्सिस हो रही है तो वो भी मसल्स के मूवमेंट की वजह से हो रही है ना, तो उसको सिग्नल कौन भेज रहा है कि मूव करो? नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये सारी डिटेलिंग आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ बेसिक मैकेनिज्म पे हम बेसिक बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये बात आप समझ गए होंगे कि प्लेन पोलराइज मेम्ब्रेन और नॉन पोलराइज मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है। और जो एक्सोलेमा है ये इसी तरीके की प्लेन पोलराइज मेम्ब्रेन है। अब यहाँ स्टोरी में एक दिलचस्प बात ये है कि ये पॉजिटिव निगेटिव क्यों होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेल के बाहर जो चीज़ होती है उसे हम ECF बोलते हैं और सेल के अंदर वाली ICF बोलते हैं। जब हम इस एक्सोलेमा की कंडीशन में देखते हैं ना, तो एक्सोलेमा में क्या होता है कि जैसा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कि डिफरेंट जो है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें डिफरेंट क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती हैं, जो प्रोटीन एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। जैसे जब आपको सेल मेम्ब्रेन समझा रहे थे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन वाला आप देखना, तो उसमें आपको क्या बताया गया था कि इस तरीके से लिपिड बाइलेयर होती है और लिपिड बाइलेयर के बीच बीच में यहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स दो तरीके से काम करती हैं, जिसे आपने बोला था एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें जो है एक आप पढ़े हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो डिफरेंट जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए डिफरेंट आयन चैनल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक आयन चैनल है और ये आयन चैनल अगर सोडियम के लिए है, ठीक है, और मैं इसे बोल रहा हूँ कि ये स्पेसिफिक है। ठीक है, ये स्पेसिफिक है। इस आयन चैनल को हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड। वोल्टेज गेटेड, इसमें गेट लगा हुआ है, इस तरीके से गेट लगे हुए हैं और ये गेट एक स्पेशल वोल्टेज पे जब यहाँ सिग्नल पहुँचता है, स्टिमुलस पहुँचता है, तभी ये खुलते हैं, अदरवाइज ये क्लोज होते हैं। जैसे अभी ये क्लोज स्टेज में है और जो ही यहाँ पे स्टिमुलस इसे मिलेगा तो ये जो है ओपन स्टेज में आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड। इस टाइप का यहाँ पे सोडियम के चैनल होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे और भी चैनल होते हैं, जैसे कि पोटेशियम के चैनल होते हैं। लेकिन जो पोटेशियम का चैनल होता है वो इस टाइप का वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं है, वो एक नॉर्मल चैनल है इस टाइप से। जैसे यहाँ पे एक पोटेशियम का चैनल है, ये सिर्फ पोटेशियम आयन को अंदर आने देगा, ठीक है, और ये सोडियम आयन को अंदर आने देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ होती है, यहाँ लगा होता है, ये लगा होता है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, ये पंप प्रोटीन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, देखो ये सोडियम पोटेशियम पंप है, तो जो पंप है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए है। आई बात समझ में? इसका काम क्या है
कि ये जो है ATP को यूज करके, जाहिर सी बात है ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसका मूवमेंट होगा। ये 3 सोडियम आयन को बाहर की तरफ, इस तरीके से 3 सोडियम आयन को बाहर की तरफ और 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ मूव करवाता है। ठीक है, ये 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ और 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ ये मूव कराता है। ठीक है, इनके बारे में पहले मैं डिटेल आपको समझा देना चाहता हूँ। और ये बाकी तो ये लिपिड बाइलेयर होगी ही। तो जो सेल का ICF है, अब आपको कंडीशन ये बताई जा रही है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। कंडीशन ये बताई जा रही है कि जब ये पोलराइज स्टेज में है तो बाहर जो है, देखो बाहर जो है एक नेट पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहर का नेट पॉजिटिव चार्ज जो बना हुआ है ये नेट चार्ज है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? जैसे बाहर जो ECF है, तो ECF एक फ्लूइड होता है जो कि ब्लड से बना होता है। तो ब्लड में डिफरेंट चीज़ें होती है ना, ब्लड में तो बहुत चीज़ होगा। ब्लड में कैल्शियम होगा, ब्लड में मैग्नीशियम आयन होंगे, ब्लड में सोडियम आयन होंगे, है ना, ब्लड में क्लोराइड आयन होंगे, ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन होंगे। इस टाइप से निगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे जो है, जो डिफरेंट आयन होंगे वो यहाँ पे होंगे। इवन पोटेशियम आयन भी होगा, ये सारे होंगे। लेकिन यहाँ ये आपको बताया जा रहा है कि एक्चुअल में जो बाहर होता है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये हम मेम्ब्रेन को ही बना रहे हैं, एक्सोलेमा को ही बना रहे हैं। ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो फ्लूइड है, बाहर की मेम्ब्रेन के साथ साथ जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड में नेट सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। यहाँ सोडियम आयन हाई कंसंट्रेशन में है। इसका मतलब ये है कि देखो आप खाते भी हो ना, ये खाने वाला नमक ही तो खाते हो, वो क्या है? NaCl ही है। तो ज़्यादातर जो सोडियम आयन है वो यहाँ बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो ICF का फ्लूइड है, इसमें भी बहुत सारे निगेटिव पॉजिटिव होंगे, इसके अंदर भी बहुत सारे होंगे। जैसे इसके अंदर भी कैल्शियम होगा, इसके अंदर भी मैग्नीशियम होगा, इसके अंदर भी पोटेशियम होगा, है ना, इसके अंदर भी क्लोराइड होगा। ठीक है, और कुछ चार्ज प्रोटीन भी होती हैं। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम चार्ज प्रोटीन बोल रहे हैं, निगेटिव चार्ज प्रोटीन है। ये निगेटिव चार्ज प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल हैं जो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। इसकी वजह से यहाँ पे एक नेट निगेटिव जो है चार्ज आएगा, एक नेट निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे एक नेट निगेटिव चार्ज होगा अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ सोडियम की वजह से एक नेट पॉजिटिव चार्ज है। बट यहाँ पोटेशियम की कंसंट्रेशन सोडियम के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ज़्यादा है। ये सारे पोटेशियम इस पोटेशियम आयन को यूज करके यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि ये जो है देखो, ये ब्लड होता है और ब्लड से ही ECF बनता है। तो ब्लड में कंटिन्यूसली जो है, ब्लड में चीज़ें कैसे आती हैं? न्यूट्रिएंट के थ्रू। और न्यूट्रिएंट कैसे आता है? फूड एंड वाटर के थ्रू। तो जो आप फूड और वाटर डेली लेते हो बॉडी नीड में, वो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, फिर वो ब्लड का पार्ट बनती हैं, ब्लड से ECF में आती हैं, और जैसी सेल की नीड होती है वैसे सेल में वो उन्हें पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ ये बहुत सारा पोटेशियम पहुंच गया है और बाहर बहुत सारा सोडियम पहुंच गया है। सोडियम की ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन की वजह से ही बाहर एक नेट पॉजिटिव चार्ज है और अंदर एक नेट निगेटिव चार्ज है। तो इसको हम इस तरीके से एक नेट जो है ग्राफिकली शो करने के लिए एक निगेटिव शो कर देते हैं, और ये कंडीशन बन जाती है प्लेन पोलराइज मेम्ब्रेन की। अब आपका जो नर्व जो आपको जनरेशन और कंडक्शन पढ़ाना है, तो उसमें मैं एक और डायग्राम को यहाँ ऐड करूँगा, इसको ध्यान दीजिएगा।
देखो, जैसे इस चीज़ को पहले आप समझ लो, जैसे ये कोई न्यूरॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसे स्टिमुलस दिया गया, स्टिमुलस क्या होता है, चेंज इन सरफेस एनर्जी लेवल, पोटेंशियल सरफेस एनर्जी लेवल, वो फिजिकल, केमिकल, थर्मल कुछ भी हो सकता है। आपकी स्किन पे इस तरीके से कील चुभाई जाए, ये भी होगा, कोई थर्मल होगा, इस पे जो लाइट पड़ेगी, जो हीट पड़ेगा, वो सब स्टिमुलस होगा। तो ये जो स्टिमुलस होता है, ये स्टिमुलस ही यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है इम्पल्स पे, और फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ऐसे जो है ये लास्ट तक आता है। यहाँ मैं इन्हें नेमिंग कर दे रहा हूँ, जैसे कि ABCDE ये पॉइंट है, ठीक है। ऐसे ही नर्व इम्पल्स जो है इसी तरीके से ये मूव करती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। अब इसी बात को हम थोड़ा बड़ा करके देखने वाले हैं कि ये नर्व इम्पल्स कैसे जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो डायग्राम है ये एक्चुअल में ना, देखो, जैसे मान लो ये हमने एक्सॉन को यहाँ कट करके लगा दिया, ठीक है, तो आपको क्या बोला गया कि बाहर एक नेट पॉजिटिव चार्ज है और अंदर एक नेट नेगेटिव चार्ज है थ्रू आउट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वो कंडीशन है जब यहाँ पे कोई जो है करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, जब यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पहली बार स्टिमुलस यहाँ पहुँचेगा, तो इस कंडीशन में जो सिचुएशन होती है वो ऐसी होती है, यानी बाहर जो है सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन इसके जो वोल्टेज गेटेड जो आयन चैनल हैं ये क्लोज है, क्योंकि ये किसी इलेक्ट्रिक स्टिमुलस से ही खुलते हैं, जिसकी वजह से ये हाई ग्रेडियंट में होते हुए, जैसे आपको क्या बताया कि अगर ये हाई ग्रेडियंट में है तो हाई ग्रेडियंट से ये कहाँ जाना चाहेगा, लो ग्रेडियंट। हाई ग्रेडियंट को हम ऐसे दिखाते हैं, जैसे ये हाई ग्रेडियंट है, सोडियम अगर हाई ग्रेडियंट में है तो यहाँ पे है, तो यहाँ से ये लो ग्रेडियंट की तरफ मूव करना चाहेगा, ठीक है ना। जैसे पहाड़ी से पत्थर नीचे की तरफ मूव करता है, ऐसे चाह तो रहा मूव करना, लेकिन इसके बीच में ये जो है चैनल आ जा रहा है, ये चैनल जो है अभी बंद है। इसको खुलने के लिए ज़रूरी है कि एक स्टिमुलस मिले, तो आपको स्टिमुलस यहाँ बता दिया गया कि बाहर से एक स्टिमुलस मिला, ठीक है, क्योंकि ये जो आपके डेंड्रॉन होते हैं ये सेंसरी नेचर के होते हैं, ये स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं। तो जब ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं ना, तो देखो इस समय जो मेम्ब्रेन के, जैसा मैंने आपको बोला कि मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो पोटेंशियल है इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसे याद करना, इसे याद रखना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये पोलराइज स्टेज ऑफ मेम्ब्रेन है, अभी ये पोलराइज स्टेज में है। पोलराइज स्टेज में कोई भी नर्व इम्पल्स यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो रहा है। ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ठीक है, ऊपर की तरह मैंने नीचे बना दिया। अब देखो ए पॉइंट पे क्या होगा कि ए पॉइंट पे जैसे ही यहाँ स्टिमुलस मिलेगा, यहाँ जो सोडियम आयन का चैनल है, जो सोडियम आयन का चैनल है ये वाला, ये ओपन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वोल्टेज से ही खुलता है। ओपन होने पे बहुत सारा सोडियम का इन्फ्लक्स होने लगेगा, क्योंकि इसके लिए तो फेवरेबल है ना कि बाहर हाई कंसंट्रेशन में है और अंदर लो कंसंट्रेशन में। और जब ऐसा होता है तो थोड़ी देर में सोडियम की वजह से यहाँ पोलैरिटी बदल जाती है और बाहर भी नेट पोलैरिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो पहले जो आपका अंदर एक नेट निगेटिव था, वो सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से एक नेट जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और बाहर एक नेट निगेटिव पे,
यानी जो पोलैरिटी थी वो बदल गई, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। ठीक है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई। अब जब ये डीपोलराइज हो गई तो यहाँ आप देखो, इस रेड वाले को ध्यान देना, ये एक्चुअल में डायग्राम ऐसे ही बनेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। ये अभी वाली सिचुएशन है कि नेट निगेटिव बाहर हो गया और नेट पॉजिटिव अंदर हो गया। तो यहाँ देखो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच और यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव के बीच एक लोकल करंट जो है फ्लो होने लगेगी, यहाँ सर्किट पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक नेट पॉजिटिव और निगेटिव है। पहले ये करंट नहीं फ्लो हो पाती थी क्योंकि पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव था, बट अब पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव है, तो एक लोकल एक करंट फ्लो होने लगेगी। जो लोकल करंट फ्लो हो रही है, ये करंट बी पॉइंट पे जो सोडियम आयन का चैनल है, यहाँ जो सोडियम का चैनल है, इसको स्टिमुलेट करेगी और ये इसे ओपन कर देगा। जब ये इसे ओपन कर देता है तो सोडियम का इन्फ्लक्स यहाँ हो जाता है और इसकी वजह से बी पॉइंट पे क्या होगा कि अंदर की तरफ अब बी पॉइंट पे पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर की तरफ निगेटिव हो जाएगा। अब सी पॉइंट से एक लोकल करंट यहाँ फ्लो होगा और सी पॉइंट पे स्टिमुलस का रोल प्ले करेगा और फिर सी पॉइंट पे इन्फ्लक्स होगा और जब सी पॉइंट पे इन्फ्लक्स होगा तो लोकल करंट इस तरीके से फिर से यहाँ चलेगी और इसके बाद फिर से इस डी पॉइंट पे इन्फ्लक्स होगा और इसके बाद लोकल करंट यहाँ चलेगी और ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसी तरीके से ये सिंपल्स को हम ऐसे दिखाए हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, फिर सी पॉइंट पे, फिर डी पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, यहाँ टर्मिनल तक पहुँच गया। टर्मिनल के बाद ये कैसे जाएगा वो बाद की स्टोरी है। तो ये बात आप समझ पाए कि कैसे मेम्ब्रेन के डीपोलराइजेशन की वजह से ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे करंट आगे तक प्रोपागेट होता है और इस बात को ही हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। और ये एक जो लेमा के प्लेन पोलराइज नेचर की वजह से होता है। और आपको याद रखना है कि सोडियम आयन का जब इन्फ्लक्स जब ये खुलता है तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, जो लोकल करंट प्रोड्यूस कर रही है और उसकी वजह से एक लोकल सर्किट जनरेट हो रहा है पॉइंट टू पॉइंट और ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसके बाद की स्टोरी क्या है वो थोड़ा मैं आपको समझाऊं। ये तो ये हुआ कि जैसे यहाँ पे ही देखो, जैसे ये ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ इसे स्टिमुलस मिल गया। ठीक है, जिस स्टिमुलस की हम बात कर रहे थे वो स्टिमुलस मिल गया। ठीक है, ये वाला स्टिमुलस मिल गया तो यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ। सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ तो जैसा आपको बताया था, ठीक है, मैं इसमें से कुछ चीज़ें हटा दे रहा हूँ ताकि आप